देखिए नॉर्सेट जो एग्ज़ाम है, तो नॉर्सेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें नर्सिंग स्टाफ के वैकेंसी के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है, सब जगह सेंटर होते हैं उसका। तो इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है वो नॉर्सेट 5 हो रहा है। तो नॉर्सेट 5 अभी उसका एग्ज़ाम का पैटर्न पहले से चेंज हो गया है। इसमें जीएनएम भर सकती है, तभी भर सकती है जब उसको 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का 2 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर आपने जीएनएम किया है तो, ठीक है। अगर आप बीएससी अगर किए हैं तो डायरेक्टली आप बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज़ आपने इस साल जीएनएम किया तो आप अभी एलिजिबल नहीं है नॉर्सेट के लिए। आपको 2 साल जा कर के काम करना है हॉस्पिटल में, उसके बाद आप एलिजिबल एपीयर होने के लिए। तो यही होता है कि आप पहले जो चीज़ मेहनत नहीं की है अब आप अलग से अब मेहनत कीजिए कि आप जीएनएम में आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो अब वो जो आपने 1 साल जो एक्स्ट्रा बीएससी करने में जो लगा रहा है आपको अब 2 साल लगाना पड़ेगा बीएससी की इक्विवेलेंट होने, ठीक है। उसका 1 साल बच गया BSc। हाँ, अब क्या है कि पहले होता था एक एग्ज़ाम एमसीक्यू होता था, उससे आप क्लियर करके आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार कर दिया गया है 2 एग्ज़ाम, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 20 मार्क्स जो रहेगा वो जीके का रहेगा और एप्टीट्यूड का रहेगा। इसे हल्का फुल्का मैथ का रहता है और जनरल जीके पूछा जाता है, ठीक है। 20 मार्क्स का बच गया 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपको जो बीएससी का जो सिलेबस है नर्सिंग का उसके स्टैंडर्ड से आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन रहेंगे और 1/3 नेगेटिव है, ठीक है, 1/3, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव। इसमें स्टेप 1 में आप उसका क्वालिफाइंग किया गया है कि आपको 50 परसेंटाइल आएगा तभी आप स्टेप 2 के लिए क्वालिफाइंग करेंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 40-45 ऐसे करके कट ऑफ रखा हुआ है। अब आप सपोज स्टेप 1 आप क्लियर कर लिए तो अब आपको स्टेप 2 देना है, मेन एग्ज़ाम देना है। तो मेन एग्ज़ाम जो देना है वो भी 100 मार्क्स का है, ठीक है। अब 100 मार्क्स का है उसमें आपका उसमें भी 1/3 नेगेटिव है, सेम। लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो जो क्वालिफाइंग जो स्टेप 1 एग्ज़ाम हुआ था उसका मार्क्स फाइनल रिजल्ट में आपका नहीं टूटेगा। जो मार्क्स आपने मेंस में गेन किया है उसी मार्क्स के बेसिस पर आपका जो है आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है, फाइनल वाला पेपर में। ये फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है कि आप क्वालिफाइंग कर रहे हैं मेन एग्ज़ाम के लिए आने के लिए, लेकिन उसका मेरिट लिस्ट से कोई संबंध नहीं है। तो उसका एग्ज़ाम होने वाला है 17 सितंबर तक, ठीक है। तो इसके लिए हमने रखा है अभी क्रैश कोर्स, 4 सप्ताह के लिए क्रैश कोर्स। जो भी इच्छुक हैं वो क्रैश कोर्स करें और आपको इसमें वीकली 4 से 5 आपका क्लास लिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए फ़ी हमने रखा है 10,000। आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन में अगर आप 10 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपको 50% आपके फ़ी में रिडक्शन होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेगा, तो मीन्स एक क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं तो आपको 5% आपका डिस्काउंट होगा। अगर आप 5 अगर आंसर दिए तो 25% आपका, तो आपको 7,500 ही देना है, ठीक है। जो बच्चा स्टेप 1 क्वालिफाई करके स्टेप 2 में जाएगा तो उसका फ़ी हम 50% ऐसे ही रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। अगर 10,000 उसका सेकेंड स्टेप का भी 10,000 अगर है तो उसको 5,000 ही लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम
ये कोशिश करेंगे बताने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और मैक्सिमम क्वेश्चन आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, कि MCQ आप जब तक क्लियर नहीं कर पाइएगा, जब तक ले आप ठीक आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी ठीक नहीं रहेगी। अगर सपोज़ कि आपको 8-10 सब्जेक्ट है मेनली जिससे क्वेश्चन आता है, जैसे एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, उसके बाद पैथोलॉजी हुआ, सर्जिकल मेडिसिन हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, आपका OBG हो गया, कम्युनिटी मेडिसिन हो गया। तो जैसे आप जिस तरीक़ा से आप फंडामेंटल चीज़ पढ़ते हैं उस तरीक़े से पढ़ने से आपका MCQ नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल है कि आपको एक क्वेश्चन आ रहा है कि 3 साल का बच्चा अगर वो नहीं चल पा रहा है तो क्या क्या कारण हो सकता है, इलेबोरेट करके उसके मैनेजमेंट को लिखिए। ये आपके BSc नर्सिंग GNM में ये क्वेश्चन आएगा सपोज। तो आप लिख सकते हैं कि उसको मानसिक बीमारी है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको बर्थ एस्फेक्सिया हो गया, तो उसको मैनेज करेंगे, उसको ये देंगे वो देंगे। लेकिन वही MCQ में आपसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेक्स, यानी लिंग की जानकारी बच्चे को कब होती है कि वो मेल है कि फीमेल है। 3 साल, 4 साल, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 2। अब यहाँ आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए कि बच्चा कब ये जानता है कि वो लड़का है कि लड़की है, एक्यूरेट आंसर। तो आपको ये जानना है कि 3 साल में बच्चा अपना सेक्स जान पाता है, फिनिश। तो आपको ये स्पेसिफिक चीज़ जानना है। जैसे पेडियाट्रिक्स का है, तो पेडियाट्रिक्स को आप कैसे तैयारी कीजिए। पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चा कैसे ग्रो करे, सबसे इम्पोर्टेंट है। और हर एक एग्ज़ाम में, इवन MBBS, MD, DM, हाँ MBBS में भी यही पूछा जाता है कि बच्चा अगर चल रहा है, ठीक है, और गिर रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, कोई चीज़ पकड़ के अगर खड़ा हो रहा है तो उसका एज कितना होगा, ठीक है। तो अगर बच्चा अगर 1 साल का है तो उसको कितना एनर्जी न्यूट्रिशन का उसको चाहिए। अगर बच्चा 1 साल का है, 10 kg वेट है, तो ये नॉर्मल है, माल न्यूट्रिशन है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस टाइप का माल न्यूट्रिशन है। बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, ये नॉर्सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपको जानना है कि पढ़ना क्या है। पेडियाट्रिक्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हार्ट फेलियर में क्या मैनेजमेंट करना है ये होना चाहिए। आपका CVS में ECG में एरिथमिया, हार्ट ब्लॉक, वेंट्रिकुलर टाइकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, टॉर्सिडोपोंटिस, एसिस्टोल, इतना सिर्फ आपको आना चाहिए। और हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलीमिया में ECG का क्या चेंजेज है वो आना चाहिए आपका ये। और इंडिया में सबसे कॉमन हार्ट डिजीज़, इन्फेक्टिव हार्ट डिजीज़ क्या होता है, वो होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या पैथोलॉजी है, कौन सा ऑर्गेनिज्म से होता है, कितने दिन में हार्ट फेलियर होता है, कौन सा इंजेक्शन उसमें लगता है, कौन सा वाल्व फर्स्ट इन्वॉल्व करता है, उसके बाद दूसरा इन्वॉल्व करता है। तो ये सब चीज़ें आपको CPS में आपको जाननी है मिनिमम। जैसे अब आ गया किडनी वाला पार्ट। तो किडनी वाला पार्ट में रूटीन जो यूरिन का एग्जामिनेशन है,
आप उसको रीड कैसे करें। जैसे किसी को ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है किसी को, तो डायबिटीज़ में क्या होगा, डायबिटीज़ में आपका यूरिन में शुगर आएगा और प्रोटीन भी आएगा। ठीक है, डायबिटीज़ में दोनों आता है, शुगर आता है और प्रोटीन आता है। तो अगर आप MCQ आया कि डायबिटीज़ है तो यूरिन में क्या क्या आएगा, ब्लड आएगा, शुगर आएगा, बोथ आएगा, नन आएगा, आंसर क्या होगा, बोथ। यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या आएगा, यूरिन में आपको प्रोटीन आएगा, शुगर आएगा, बोथ आएगा, नन आएगा। तो इसका आंसर है प्रोटीन, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन में शुगर नहीं आता है, उसमें हाइपोप्रोटीनिया होता है, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन लॉस होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब वही क्वेश्चन आ गया नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या आएगा, उसमें शुगर नहीं आएगा, प्रोटीन आएगा, लेकिन उसका मात्रा जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह नहीं आएगा। इसमें आएगा RBC सेल्स, RBC सेल्स आएगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो ये सब चीज़ आपको बेसिक चीज़ें जानना है। ठीक है, किडनी डिजीज़ में आपको नेफ्राइटिक जानना है, नेफ्रोटिक जानना है, हार्ट किडनी फेलियर का क्या क्या स्टेजेस है वो जानना है। ठीक है, उसके बाद पायलोनेफ्राइटिस क्या है वो जानना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना है आपको यूटीआई का क्या मैनेजमेंट है, और एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ योर नेफ्रोटिक ऑफ योर रेनल सिस्टम। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहा है नॉर्सेट में वो आ रहा है क्लिनिकल बेस्ड। तो आपको अगर फंडामेंटल अगर नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाइए। ये बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब गैस्ट्रोइंटेराइटिस बहुत इम्पोर्टेंट, चाइल्ड का फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट। आपको नियोनेटोलॉजी का पार्ट बहुत सिंपल प्री टर्म किसको कहेंगे, पोस्ट टर्म किसको कहेंगे, इन्फेंट मोर्टालिटी, हाँ, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है, ये सब चीज़ आपको जानना। हाइपोथर्मिया कितने टेम्परेचर से होता है, माइल्ड मोडरेट सीवियर हाइपोथर्मिया का क्या कितना टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर में होगा, हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया कितना ब्लड शुगर कम रहेगा तो बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट क्या है, बर्थ एस्पेक्सिया कैसे होता है, बर्थ एस्पेक्सिया का मैनेजमेंट क्या है। यही सब क्वेश्चन आता है, जो मेन जो ब्रॉड चीज़ है यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीज़ आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। ये सब चीज़ छोड़ के आप दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप रेनल सिस्टम पढ़ रहे हैं लेकिन आप पढ़ रहे हैं कि ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस किससे होता है, आप ये पढ़ रहे हैं कि गुड पास्चर सिंड्रोम क्या है, आप ये पढ़ रहे हैं कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में माइक्रोबायोलॉजिकल क्या चेंजेज होता है। अभी कभी क्वेश्चन उससे नहीं आने जा रहा। आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि CKD स्टेज 4 का मैनेजमेंट क्या है। पढ़ना क्या है तो आपको अपने लेवल से, अब एक ही बुक है पेडियाट्रिक्स का घाई, जो MBBS भी पढ़ता है, MD भी पढ़ता है, DM भी पढ़ता है और नर्सिंग स्टूडेंट BSc नर्सिंग स्टूडेंट भी पढ़ता है। तो आपको ये जानना है कि बीइंग नर्सिंग स्टाफ आपको क्या क्या जानना है। अब ORS एक बार प्रिपेयर हो गया तो 24 घंटे के बाद यूज नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन आता है। कैसे स्टोर करना है, ये भी क्वेश्चन आता है। माल न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करना है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बेसिक जो चीज़ है, जो चीज़ पूछा जाता है वो चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा।
अब साइकेट्री में आप बहुत चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। साइकेट्री में मेन पूछा जाता है डिफिनेशन, न्यूरोसिस क्या है, साइकोसिस क्या है, सिजोफ्रेनिया क्या है, डिमेंशिया क्या है, 4-5 ठीक है, बिहेवियर डिसऑर्डर क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है। इसके डिफिनेशन में आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फोबिया क्या है, ये क्लियर कट इसका डिफिनेशन है, इसके डिफिनेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइकेट्री के 4-5 को मेडिसिन है, क्लासिफिकेशन है मेडिसिन का, वो जान लीजिए। मेंटल हेल्थ जो एक्ट है वो जान लीजिए, ठीक है। अब डिमेंशिया और आपको सिजोफ्रेनिया में क्या डिफरेंस है वो जान लीजिए, ठीक है। सिजोफ्रेनिया तो बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया से क्वेश्चन आना ही आना है आपको। तो ये सब आपका पिकअप पॉइंट है कि आप कैसे कम समय में अपने आप को रिफ्रेश करके मैक्सिमम एमसीक्यू आप बना सकते हैं। एमसीक्यू बहुत ही बीएससी नर्सिंग में बेसिक पूछा जाता है। अब बेसिक चीज़ ही जानना है।